हेलो, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारे पिछले वीडियो में रीट का 2017 वाला एग्ज़ाम पेपर जो था उसको सोल्व किया था, हिंदी वाला, ओनली हिंदी का पेपर सोल्व किया था। तो उसी में देखिएगा आगे, ये है हमारा रीट का 2016 वाला पेपर। कौन सा है? रीट का 2016 वाला पेपर है ये, ठीक है। तो उसमें देखिएगा आप, निर्देश दिए हैं। प्रश्न संख्या 31 से 35, निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब कुछ एक व्यक्ति लाखों लोगों के भाग्य की डोर अपने हाथ में थामे रहेंगे, तब तक जीवन का यह रूप कृत्रिम, अस्वाभाविक और असभ्य बना रहेगा। अतः हमें उन सबको इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और उनका सारा संघर्ष अहिंसा की भावना पर आधारित रहा। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वोदय, अर्थात सबका उदय, ठीक है, सबका कल्याण। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया। वे अत्यंत विनीत थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के सदाचार या निर्भ्रांतता का दावा नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरों के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। इसी प्रकार का धैर्य आज के संसार में विजयी हो सकता है। इसलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया है। मानवता के लिए यह आशा है और उसके भविष्य के लिए क्या है, एक प्रेरणा है, ठीक है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 वाक्य दे रखे हैं। इनमें से सार्वनामिक विशेषण कौन से वाले वाक्य में होगा? पहला वाक्य देखिए, आपका पहला वाक्य कौन सा है? पहला वाक्य है गांधी जी ने इनके खिलाफ क्या किया? संघर्ष किया। दूसरा वाक्य है इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने, ठीक है। तीसरा है उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है। और चौथा है वे अत्यंत विनीत थे, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड वाला सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सर्वनाम शब्द, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। एक बार तो देख लो, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा शब्द नहीं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। जो सर्वनाम शब्द, इसे हटाओ, जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम की बात कर रहे हैं ना, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। कौन से शब्द? सर्वनाम शब्द। किसके लिए करेंगे? संज्ञा के लिए। किसका कार्य करेंगे? विशेषण का, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे यह, वह, जो, कौन, कोई, ऐसा, इस प्रकार के आएंगे, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि दूसरे वाले में देखिए, इस पाशविक, तो यहाँ पे ये इस है ना, तो ये इस शब्द, ठीक है, तो ये इस शब्द के कारण क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। 32वें में देखिए, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, ठीक है। यानी कि इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द आपका प्रत्यय से निर्मित है? पहला है धैर्य, कुछ एक, खिलाफ और कोशिश। तो इसमें से आपका जो ये कुछ एक शब्द है, सेकंड वाला, ये सही आंसर होगा। इसमें कौन सा प्रत्यय है? कुछ प्लस एक, यानी कि कुछ प्लस एक प्रत्यय। इसमें एक प्रत्यय है तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा इसने, तो कौन सा वाला नहीं होगा? देखो सबसे पहले संसार लेते हैं, ठीक है। तो संसार का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा? सम प्लस सार, संसार का तो जाएगा सम प्लस सार। सदाचार का हो जाएगा सत प्लस आचार, और अत्यंत का हो जाएगा अति प्लस अंत। तो सामाजिक का क्या होगा? सामाजिक का नहीं कर पाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? ये संधि का उदाहरण नहीं है।
देखो 34 अस्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है, यानी कि अस्वाभाविक शब्द में कौन कौन सी दो चीज़ें हैं। ठीक है, अगर अस्वाभाविक को अगर आप देखो इस शब्द को, तो इसमें मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा इसमें, स्वभाव, स्वभाव। और इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग और इक, इक प्रत्यय। तो अ तो उपसर्ग है और इक क्या है, प्रत्यय। तो क्या क्या लग रहा है इसमें, उपसर्ग और प्रत्यय। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 35 देखो, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि कौन से शब्द में विशेषण नहीं है। लाखों लोगों के आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना या एक प्रेरणा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, तीसरा वाला, अहिंसा की भावना। कैसे होगा, क्योंकि लाखों लोगों के, तो ये लाखों क्या हो जाएगा, विशेषण। आर्थिक विषमता, कैसी विषमता है, आर्थिक, तो आर्थिक क्या हो जाएगा, विशेषण। एक प्रेरणा, तो एक क्या हो जाएगा, विशेषण। और अहिंसा की भावना, तो यहाँ पे विशेषण नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो निर्देश प्रश्न संख्या 36 से 40, वही गद्यांश पढ़ना है और उत्तर देना है। वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। लोग उससे कहते हैं कि यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वह बचपन में पढ़ने भी गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह नहीं समझ सका। वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पके आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता। प्यास लगने पर वह, थोड़ा सा दूसरी जगह है, मेरा प्यास लगने पर वह पानी पीता और फिर दोस्तों के बीच चला जाता। वह एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। खाने में उसे उड़द की दाल पसंद थी। उसकी ये ही आदतें ही उसकी गरीबी और बेकारी का क्या बन गई, कारण। लेकिन उसने अब भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो पूछा है इसने, तो कौन सा वाला शब्द नहीं होगा, संघर्ष, यानी कि चौथा ऑप्शन। संघर्ष जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। चाहो तो आप इसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसने आज तक संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। अगर स्त्रीलिंग होता तो छोड़ ही आ जाता वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो 37, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कारक परसर्ग में देखने के लिए अपन इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर वाक्य में प्रयोग करोगे ना आप, तो ये आएगा कि दीवारों पर रंग करो। अगर दीवार शब्द को लोगे आप, तो ऐसे आएगा, ये दीवारों पर रंग करो। तो यहाँ पर कारक परसर्ग क्या हुआ है, उपयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर है ना, पर, ये परसर्ग है। ठीक है, अब इसमें इसका उपयोग करेंगे तो बालकों को भगाओ, पुस्तकों को हटाओ, दालों को गर्म करो, या जो भी है। तो दीवारों पर, तो पर पे पर वाला जो है उपयोग इसी के साथ होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते हैं, यह वाक्य किस प्रकार का है। ठीक है, तो देखो इसमें तुमने पढ़ाई की होती, होती कौन सा काल में है, भूतकाल में है। ठीक है, अब भूतकाल में चार ऑप्शन भूत के दे रखे हैं, लेकिन भूतकाल में भी कौन सा वाला भूतकाल है, तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते यानी कि असमंजस की स्थिति है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, हेतु हेतु मद में, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हेतु हेतु मद भूत के अंतर्गत क्या होता है कि जो उसमें क्रिया होती है, जिसमें क्रिया का न होना, यानी क्रिया का अधूरापन। जैसे पढ़ाई की होती, यानी कि उसने पढ़ाई नहीं की है ना, तो क्रिया कैसी रह गई, अधूरी। और अगर वो कर लेता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, तो क्रिया कैसी रह गई, अधूरी। कब, भूतकाल में। तो यहाँ क्या जाएगा, ये हेतु हेतु मत भूतकाल। 39 में क्या जाएगा, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में भी किया अपन ने, तो इसमें सही ऑप्शन क्या जाएगा, पानी। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द पूछा है,
तो वही वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? बचपन। मेरा बचपन बहुत सुहाना था। ठीक है, तो था, अगर वो था के स्थान पर थी होता तो स्त्रीलिंग होता। ठीक है, उसने आशा नहीं छोड़ी थी, तो थी आ गया। बेकारी बहुत नहीं, जैसे इसी में देख लेना आप, ये पैराग्राफ है ना, इसमें बेकारी शब्द होगा कहीं पर, ये बेकारी का कारण बन गई। ठीक है, तो स्त्रीलिंग। और उम्मीद, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है, तो छोड़ी, अगर छोड़ा होता तो पुल्लिंग हो जाता। तो बचपन। ठीक है, क्या जाएगा? बचपन। तो देखो 40 तक हो गए। पैराग्राफ से रिलेटेड अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछता है तो उसी शब्द को आप पैराग्राफ में एक बार देख लो, उसी में आपको पता लग जाएगा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है वाक्य में प्रयोग में। ठीक है, 41 देखो, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधान या निश्चयवाचक, संकेतवाचक। तो कैसा होगा? इच्छावाचक, कोई इच्छा कर रहा है कि आपका जीवन मंगलमय हो। ठीक है, कामना कर रहा है आपके लिए। 42 में देखिए, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? तो देखो, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, फिर निशांत। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है इसने? उद्देश्य का विस्तार। तो निशांत तो क्या है आपका? उद्देश्य। और मेरा बड़ा भाई, ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा आपका? विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य का विस्तार पूछा था, तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो जाएगा इसमें? मेरा बड़ा भाई, ये हो जाएगा आपका विस्तार। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं उनमें से मिश्र वाला जो है ना, ये मिश्र, ये इसका नहीं है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाला नहीं है। अर्थ के आधार पर और कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, उद्गारवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, विस्मयादि बोधक। इतने सारे प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। ठीक है, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं जो भी लिख रखे हैं इसने। तो विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, उद्गारवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक और विस्मय बोधक। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य कौन कौन से हो जाएंगे? देखिएगा, सबसे पहला है आपका विधानवाचक, विधानवाचक। दूसरा हो जाएगा आपका इच्छावाचक, तीसरा हो जाएगा आपका संदेहवाचक, चौथा हो जाएगा आपका संकेतवाचक, पांचवा हो जाएगा आपका उद्गारवाचक, छठा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, नकारात्मक, विस्मयादि, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। ये सभी क्या है आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। जबकि मिश्र वाला जो है आपका संरचना की दृष्टि से है। ये जो मिश्र होता है ना, ये किस में होता है? संरचना की दृष्टि वाले उसमें होता है। ठीक है, तो 43 में क्या आ गया? थर्ड वाला सही आंसर होगा। देखो 44 में, देखो 44 में इसने दिया है कि पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। तो पाखंडी व्यक्ति के लिए क्या आ जाएगा? बगुला भगत। ये बगुला भगत आपका सही ऑप्शन होगा। पैतरेबाज, माइकलाल, बच्चा के ताऊ, ये अलग है। ठीक है, 45 जमात में करामात का अर्थ क्या होगा?
यानी कि जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, एकता में शक्ति होती है। तो यह जाएगा आपका एकता में शक्ति। जमात में करामात, यानी कि समझ ही गए होंगे आप, एकता में शक्ति। भाषा में बिंब के प्रकार, भाषा में बिंब के कितने प्रकार होते हैं? इसमें 4 प्रकार होते हैं भाषा में बिंब के, इसको भी आप लिख लो। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार? भाषा में बिंब के 4 प्रकार हैं: चक्षु, स्पर्श, दृश्य, ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, चक्षु, स्पर्श, दृश्य और ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ये 4 आपके बिंब होते हैं। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो ये ऐसे ध्यान रखना आप, LSRW। कैसे ध्यान रखोगे? LSR और W। LSRW, L का मतलब तो है लिसन यानी सुनना, S का मतलब है स्पीक यानी बोलना, और R का मतलब है रीड यानी कि पढ़ना, और राइट यानी कि लिखना। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 48 नंबर, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? यानी कि इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों क्या हैं आपकी? तीनों क्या हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक सिद्धांत और भी होता है इन 3 के अलावा, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत भी होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा इसने कि भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है? 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, और उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि इन सब के द्वारा आपका भाषा कौशल का विकास, भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं, यानी कि रचना शिक्षण के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? तो रचना शिक्षण के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 2 रूप। 51 में देखो, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? तो इसमें सबसे उपयुक्त साधन आ जाएगा आपका आदर्श वाचन। क्यों? क्योंकि इसने सस्वर वाचन की बात की है। तो सस्वर वाचन किस में करते हैं हम? आदर्श वाचन में करते हैं, लय, यति, गति और लय के साथ। 52 में देखिए, मौन वाचन कब शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को मौन वाचन कब सिखाना चाहिए या उन्हें करना चाहिए। ठीक है, तो मौन वाचन कौन सी क्लास से शुरू करना चाहिए? 6ठी क्लास से शुरू करना चाहिए। ठीक है, नेचुरली तो 3री क्लास से स्टार्ट हो जाता है, नेचुरली 3री क्लास से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कब सिखाना चाहिए? 6ठी क्लास से, ताकि जब तक वो वर्तनी से संबंधित सब चीज़ सीख चुका हो। देखो, साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? आपके ब्रायन की। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है, यानी कि रेडियो में जो सीमाएं होती है वो कौन सा श्रव्य साधन दूर करेगा? टेप रिकॉर्डर। ठीक है, रेडियो में क्या होता है, एक चीज़ को अपन बार बार प्ले करके नहीं देख सकते, तो टेप रिकॉर्डर क्या करेगा? उसको बार बार प्ले करके दिखा देगा। लिंगाफोन जैसा लिंगाफोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? तो लिंगाफोन कैसा आ जाएगा? श्रव्य। ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कैसा कहलाएगा? वैध परीक्षण कहलाएगा। ठीक है, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया और वो उसी के लिए काम कर रहा है, यानी कि वो उसके ऊपर खरा उतर रहा है जिस चीज़ के लिए बनाया, तो कैसा हो जाएगा? वो उसके लिए वैध परीक्षण हो जाएगा। उसके बाद देखो 57, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या होगा? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। उसके बाद है CCE,
प्रणाली में ये AI नहीं है, ये A+ है। A+ ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्रदान करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? तो ये कितने वाले को देते हैं अपन? 91 में से 100 वाले को देते हैं। A+ ग्रेड 91 में से 100 नंबर, यानी कि 91 में से 100% जिसके प्राप्त होते हैं उसी को दी जाती है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। सबसे पहले निदान, सबसे पहले क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण में तो क्या किया जाता है? कारणों का पता लगाया जाता है। कारणों का पता लगाया जाता है कि बालक पिछड़ा हुआ क्यों है, ठीक है। और उपचारात्मक परीक्षण में क्या किया जाता है? उसका पिछड़ापन दूर किया जाता है। पिछड़ापन दूर करने के उपायों का प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे तो फिर? पिछड़ापन दूर करेंगे। तो क्या आ जाएगा 59 में? थर्ड वाला ऑप्शन सही। CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कब करी थी? वर्ष 2009 में। क्या की थी? सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली, CCE, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? CCE, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है। तो कब करी थी ये? 2009 में CBSE ने, ठीक है। तो 60 वाला भी हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।